नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। पर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन तिथि हुआ जारी। झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के तहत ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना जारी की है। आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 के तहत ई कल्याण पोर्टल पर संशोधित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 है, जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। वहीं आयुक्त कार्यालय ने संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और पात्र छात्र छात्राओं से निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है ताकि छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके। 7वीं पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटी ने जीते स्वर्ण पदक। पंजाब के पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में आयोजित 7वीं पैरा राष्ट्रीय तीरंदाज प्रतियोगिता में जिले की बेटियों ने राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करती हुई तीरंदाज तुलसी कोरवा ने तीसरे और अंतिम दिन व्यक्तिगत स्पर्धा 30 मीटर में स्वर्ण पदक जीती और व्यक्तिगत ओलंपिक राउंड 50 मीटर में दिल्ली को शिकस्त देकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। वहीं महिला वर्ग इंडियन राउंड टीम इवेंट्स के 50 मीटर दूरी में तुलसी कोरवा और गोरवारी केराई की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल की। आप सबको बता दें कि तुलसी कोरवा लगातार तीसरी बार और गोरवारी केराई दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। जानकारी के मुताबिक तुलसी कोरवा चाईबासा जिले के तात नगर प्रखंड के बना संजू गाँव के निवासी हैं। परिवार में उनकी माँ और बड़ी दीदी है। उनके पिता का साल 2018 में निधन हो गया था। दुमका के खिजुरिया में मुख्यमंत्री से मिले आमजन, समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। दुमका जिला के खिजुरिया स्थित अपने आवास पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों ने मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का शीघ्र, प्रभावी और संवेदनशील तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता की परेशानियों को दूर करना है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के हितों के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गांव, गरीब और आमजन की सरकार है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है और सभी पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ अवश्य लेना चाहिए। जेएसएससी विशेष शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की आवेदन तिथि बढ़ी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर संशोधित तिथियों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। गोड्डा में घर से चला रहा था गांजे का कारोबार, सगे भाइयों को पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा। पलंग पर बैठकर बना रहे थे गांजे की पुड़िया। गोड्डा जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मेहरमा थाना क्षेत्र के अमजोरा फिरोजपुर गांव में पुलिस ने छापामारी कर 1.5 लाख रुपए मूल्य के अवैध गांजे के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 2 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को सूचना मिली थी कि ग्राम अमजोरा फिरोजपुर निवासी कमल कुमार उर्फ कोको शाह और राजेश कुमार दोनों स्वर्गीय नंदकिशोर शाह के पुत्र अपने घर से ही गांजे की खरीद बिक्री का अवैध धंधा चला रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने सूचना का सत्यापन करते हुए अमजोरा फिरोजपुर स्थित दोनों आरोपियों के घर पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी घबराने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। छापामारी के दौरान पुलिस ने पाया कि दोनों भाई घर के अंदर पलंग पर बैठकर गांजे की पुड़िया बना रहा था। पुलिस ने मौके से 8 किलो 940 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से घर से ही गांजे का कारोबार कर रहे थे और आसपास के इलाकों में इसकी सप्लाई की जाती थी। चतरा में जिला आयुष पदाधिकारी हुआ गिरफ्तार। महिला चिकित्सक से रिश्वत मांगने का है आरोप, कार्यालय में रंगे हाथ पकड़ाया अधिकारी।
चतरा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला आयुष पदाधिकारी राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हजारीबाग के एसीबी की टीम ने चतरा स्थित जिला आयुष कार्यालय में की। आरोपी अधिकारी पर अपने ही विभाग में कार्यरत महिला आयुष चिकित्सक से विभागीय कार्य के निष्पादन के बदले अवैध राशि की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। एसीबी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता कोई आम नागरिक नहीं बल्कि विभाग के ही चिकित्सक हैं। जल जंगल जमीन से लेकर पेशा एक्ट तक बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के आदिवासियों को राजनीतिक भीड़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज किसी की जागीर नहीं है जिसे जब चाहे और जहां चाहे ले जाकर खड़ा कर दिया जाए। मरांडी ने कहा कि झारखंड के आदिवासी उन विधायकों की तरह नहीं है जिन्हें बसों में भरकर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने पिता की दकियानुसी सोच से बाहर निकलने की नसीहत देते हुए कहा कि आदिवासी समाज अब अपने स्वाभिमान, पहचान और अधिकारों को लेकर सजग हो रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया गया है। नफरत के माहौल में एकता का स्टैंड, दीपक को 2 लाख रुपए देंगे इरफान अंसारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उत्तराखंड के दीपक के साहस, इंसानियत और भाईचारे की भावना की सराहना करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए देने और झारखंड में सम्मानित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही है, वहीं दीपक ने मोहब्बत और एकता की मजबूत मिसाल पेश की है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि दीपक, जिन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक कहकर मानवता का परिचय दिया, ने आजादी के असली मायने और देश की साझा संस्कृति को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई किसी भारतीय से नहीं बल्कि उस विदेशी सोच से है जिसने देश को लंबे समय तक गुलामी में जकड़े रखा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि वे अपने 4 महीनों के वेतन में से 2 लाख रुपए दीपक को देंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि भले ही बड़ी न हो, लेकिन यह दीपक के हौसले को सम्मान देने और उसके मनोबल को मजबूत करने का प्रतीक है। यह संदेश भी देता है कि भारत की आत्मा नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। केंद्र सरकार को हेमंत सोरेन की 2 टूक, झारखंड को भोला समझना भारी पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के 47वें झारखंड दिवस पर सोमवार देर रात दुमका के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि अब केंद्र सरकार झारखंड को कमजोर या भोला समझने की भूल ना करे। अब किसी भी सूरत में झारखंड के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निधन को याद करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उनकी आंखें भी भर आई और गला रुंध गया। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि आज वे भावुक भी हैं और उत्साहित भी। उन्होंने कहा कि पहले हम लड़कर अपने हक और अधिकार को हासिल करते थे, लेकिन अब कानून का सहारा लेकर भी अपने अधिकार लेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की 42% खनिज संपदा झारखंड में है, फिर भी केंद्रीय बजट में राज्य के लिए कुछ खास प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि झारखंड के लोग आज भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन वे इतने भी कमजोर या भोला नहीं है कि विरोधियों और सामंती ताकतों की साजिशों को ना समझ सके। अब जनता ऐसी राजनीतिक षड्यंत्रों को पहले ही भांप लेती है और उसका करारा जवाब देना भी जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि धन बल और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग के जरिए वोट की चोरी कर सत्ता हथियाने का खेल झारखंड की जनता अब समझ चुकी है। वहीं खनिज संपदा की रॉयल्टी के रूप में राज्य को मिलने वाली 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं देकर केंद्र सरकार झारखंड की जनता के साथ अन्याय कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनकी बदौलत यहां के आदिवासी मूलवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 150 साल पहले हमारे पूर्वजों पर गोलियां बरसाई जाती थी, उन्हें जमीन पर बैठाया जाता था और कोड़े मारे जाते थे, लेकिन आज झारखंड का नौजवान वैश्विक मंच दावोस में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जेएसएससी यानी कि झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि नियमित एवं बैकलॉग के प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा 15 से 21 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं तृतीय पत्र की परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में विशेष शिक्षा सहायक आचार्य समवर्ग नियुक्ति में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है।
आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सभी परीक्षाओं की तिथि की सूचना 8 फरवरी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। सभी पत्रों की परीक्षा का आयोजन रांची स्थित विभिन्न सीबीटी आधारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के तृतीय पत्र की परीक्षा पद पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाली में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति एवं 2 फोटो अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि परीक्षा से संबंधित शुचिता को बरकरार रखेंगे तथा किसी भी प्रकार के कदाचार संबंधित प्रयास में शामिल नहीं होंगे। कदाचार के दोषी पाए जाने पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदिवासियों के राष्ट्र नेता के रूप में उभरे हेमंत सोरेन बंगाल और असम की राजनीति पर पड़ेगा असर। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कद बीते कुछ वर्षों से जिस तरह बढ़ा है उससे उन्हें केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहने दिया। लगातार चुनावी सफलताओं, आदिवासी केंद्रित जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति समाज की मुखर आवाज बनने के कारण हेमंत सोरेन आज देश भर में आदिवासियों के एक छत्र नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। आदिवासी राजनीतिक में उनका प्रभाव अब झारखंड की सीमाओं से लेकर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों तक साफ दिखने लगा है। हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आदिवासी समाज से गहरी जुड़ाव वाली राजनीतिक रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भूमि अधिकार, वन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं को प्राथमिकता दी। इन योजनाओं का सीधा लाभ जनजाति समुदाय तक पहुंचा, जिससे उनकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढ़ी। यही कारण है कि अन्य राज्यों के आदिवासी संगठन और राजनीतिक मंच उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं और उनकी राय को गंभीरता से सुना जाता है। 433 कार्टून अवैध शराब, 8 लाख नगद बरामद। बोकारो की बालीडीह में 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब, 8 लाख रुपए नगद और अन्य सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। तनिष्क ज्वेलर्स लूट प्रयास में 2 अपराधी हुआ गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय से दबोचे गए। पूछताछ में कबूला जुर्म, हथियार और मोबाइल भी हुआ बरामद। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में 11 जनवरी 2026 को हुई लूट के प्रयास की घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। इस संबंध में सेक्टर 4 थाना में 12 जनवरी 2026 को अज्ञात अपराधियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक हरिविंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष जाँच टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों को खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की और 2 फरवरी 2026 को बेगूसराय, बिहार से दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बोकारो लाया गया। बोकारो लाकर की गई सघन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरिडीह महापौर चुनाव में डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने किया नामांकन। प्रत्याशी ने विकास और स्वच्छ शहर का संकल्प लिया, समर्थकों के साथ दिखाया दम। गिरिडीह नगर निगम के महापौर पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुवा के समक्ष समाहरणालय परिसर में पर्चा प्रस्तुत किया। नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर और आसपास का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक भी डॉक्टर चौधरी के साथ पहुंचे और नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। दिनेश गोप का बेहतर इलाज एम्स में कराने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मेदिनीनगर जेल अधीक्षक को निर्देश दिया वह दिनेश गोप का बेहतर इलाज एम्स दिल्ली में कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। मेदिनीनगर जेल अधीक्षक से कोर्ट ने 2 सप्ताह में दिनेश गोप के बेहतर इलाज पर जवाब मांगा है। अब जो है अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इससे पहले जेल अधीक्षक की ओर से 30 जनवरी के पत्र का उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया गया कि दिनेश गोप के इलाज के लिए एम्स के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। एम्स के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के 5 से अधिक जिलों में कुहासा, रांची और आसपास में 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा पारा। तापमान में उतार चढ़ाव का रहेगा दौर। झारखंड में फरवरी की शुरुआत के साथ मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है।
राज्य में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा और कुहासा लोगों को ठंड का एहसास करा रहा है, जबकि दिन चढ़ने के बाद मौसम सामान्य और शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद सहित मध्य झारखंड के जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वहीं दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। वहीं कोहरा छटने के बाद आसमान आंशिक रूप से साफ रहेगा और धूप निकलने से दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी। मौसम पूर्व अनुमान के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं। आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इससे सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ सकता है। खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के लिए किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। राज्य में बारिश, वज्रपात या तेज हवाओं की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बने रहने से जनजीवन सामान्य रहेगा और खेती किसानों से जुड़े कार्यों में कोई खास बाधा नहीं आएगी। पाकुड़ में सड़क हादसा, एक की हुई मौत। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 7 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रनडांगा गांव के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान इलामी पंचायत निवासी इमरान शेख के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार इमरान अपनी मोटरसाइकिल से पाकुड़ शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इसाकपुर पंचायत स्थित रनडांगा गांव के समीप इलामी और पाकुड़ मुख्य सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इमरान सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने घायल इमरान शेख को इलाज के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ट्रैक्टर चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में खलासी की सड़क हादसे में हुई मौत। टाटा मोटर्स गेट के पास हुआ हादसा, सड़क पार करते समय मारी टक्कर, सिर पर चढ़ा पहिया। जमशेदपुर के टलको थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइजर इंटरप्राइजेज में कार्यरत खलासी मंटू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा टाटा मोटर्स गेट के समीप हुआ, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि मंटू यादव को संभलने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंटू यादव पैदल सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन का पहिया उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के साथ कार्यरत ट्रक चालक प्रमोद चौबे ने बताया कि टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन दुर्घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना टेलको थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी, ताकि फरार वाहन और चालक का पता लगाया जा सके। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 फरवरी को। राज्य सरकार ने 5 फरवरी को कैबिनेट की बैठक आयोजित की है। बैठक 2 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में गुरुजी क्रेडिट कार्ड में आंशिक संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। इस संशोधन का उद्देश्य छात्रों को कर्ज मिलने में हो रही समस्याओं को दूर करना है। पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विस्थापितों को 8 हफ्ते में दे जमीन की रसीद, हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड में बाघों के संरक्षण को लेकर विकास महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पलामू रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में स्थित 2 गांव में से एक गांव के लोगों को दूसरे जगह पुनर्वासित कर दिया गया है, जबकि दूसरे गांव के लोगों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट को बताया गया कि पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विस्थापित लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जमीन की रसीद नहीं कट रही है, उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 8 सप्ताह में राज्य सरकार को पुनर्वासित किए गए विस्थापितों की जमीन का रसीद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने जेएमएम का दामन थामा, बीजेपी से समर्थन न मिलने से हुई नाराजगी।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी माने जाने वाले और धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम का दामन थाम लिया है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने दुमका में आयोजित जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके जेएमएम में शामिल होते ही झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने धनबाद में चंद्रशेखर अग्रवाल की जगह प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजीव अग्रवाल को मेयर पद के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। भाजपा से समर्थन नहीं मिलने से नाराज होकर चंद्रशेखर ने भाजपा छोड़ने का फैसला किया। बाबा सहित चावल व्यापारियों के ठिकानों से 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली। आयकर विभाग द्वारा जारी छापामारी के दौरान बाबा सहित आढ़तियों के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली है। इसमें 50 करोड़ रुपए के अघोषित चावल का स्टॉक, 15 करोड़ के जेवरात, 5 करोड़ रुपए के नगद, संपत्ति के मूल्य में 25 करोड़ रुपए का अंतर सहित अन्य चीजें शामिल हैं। छापामारी 5वें दिन भी जारी रहा। जानकारी के मुताबिक राइस किंग के नाम से चर्चित बाबा ग्रुप के ठिकानों पर 29 जनवरी को शुरू हुई छापामारी 5वें दिन भी अभी भी जारी है। आयकर विभाग ने बाबा एग्रो, बाबा फूड प्रोसेसिंग के अलावा बाबा ग्रुप से जुड़े चावल के 15 आढ़तियों को छापामारी के दायरे में शामिल किया था। छापामारी के दौरान चावल के स्टॉक की जांच के दौरान 50 करोड़ रुपए मूल्य का चावल बगैर किसी हिसाब किताब के पाया गया। चावल व्यापारियों के खाता बही में 50 करोड़ रुपए मूल्य के चावल को कोई ब्यौरा ही दर्ज नहीं था।